भारत में होने वाले एक बड़े इंटरनेशनल एयर शो में यह ऐलान किया गया कि जापानी प्रतिनिधियों और संबंधित टीमों को एंट्री नहीं दी जाएगी। ये कोई मल्टीपल चॉइस सवाल नहीं है, ये फैसला सीधा और साफ था। कहते हैं कि अपनी करनी खुद भुगतनी पड़ती है। दुनिया भर का ये इवेंट है और उधर हिरोटो ताकेची चीनी नाम उच्चार बदलकर भारतीय दर्शकों के लिए रखे गए की तरफ से एक हल्की सी नरम माफी जारी कर दी गई। आप माफी मांगना चाहते हैं तो साफ साफ कीजिए। ये जो दबेदबे लहजे में छुपाकर उलझाकर माफी देना, ये किसको दिखा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ये माफी सच्ची भी है? मान लीजिए कि उन्होंने माफी मांग भी ली तो भी सामने वाला उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ऊपर से लोग इंटरनेट पर इसको ट्रम्प स्टाइल फ्लैग वेविंग जैसा बता रहे थे। ये कौन सी फ्लैग वेविंग है? ये तो सीधा सीधा टकराव भड़काने वाला बयान हो गया। अब जरा सुनिए जापान की संसद में क्या बोला गया। हिरोटो ताकेची ने कहा कि पिछली बार जो बयान उन्होंने दिया था वो बस अचानक मूड में बोल दिया गया था। अरे वाह, क्या शानदार, अचानक बोल दिया। ये अचानक था या फिर वहाँ के बुजुर्ग नेताओं की हिम्मत अफजाई, या फिर बिना सोचे समझे माइक पकड़कर बोल देना? ये तो उनके स्टाइल में बिल्कुल नहीं था। अब सवाल ये है कि जब हमारे विदेश मंत्रालय ने उनसे जापानी सरकार की एक समान नीति और हमेशा वाले स्टैंड पर जवाब मांगा तो क्या वो खुलकर बोले? नहीं, कितने साल से ये बातें छुपाई जा रही थीं। इतिहास गवाह है, अमेरिका को खुश करते करते भी तब जाकर पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था। जापान की सोच हमेशा से दो देशों के आगे झुकती रही, सुपर पावर वाले सोवियत और अमेरिका, क्योंकि उन्होंने जापान को सच में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अब जरा 26 नवंबर को दिया गया बयान देखिए। देखने में तो ये संसद की बहस लग रही थी, पर पूरा माहौल स्क्रिप्टेड सा था, जैसे कहीं बैकस्टेज में पहले से तय हो चुका हो। बीच में अचानक एक एड स्टाइल इंटरप्शन की पिछली बार उन्होंने बहुत जल्दीबाजी में बोल दिया। अब वो अच्छी तरह सीख चुके हैं और इस बार चुप रहेंगे। चुप रहेंगे क्यों भाई? मुद्दा है तो बोलिए। क्या चुप रहने से चीजें मिट जाती हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पीछे सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी है तो आप चीन और रूस को बातचीत से बाहर कर सकते हैं? दुनिया अमेरिका के बिना भी चलती है। 5000 साल की सभ्यता 1-2 सदियों की राजनीति से फीकी नहीं पड़ती। फिर अगले दिन जापानी मीडिया ने कहा, चूंकि हिरोटो ताकेची ने ये मुद्दा फिर नहीं उठाया तो अब ये बात खत्म मानी जाए। अरे भाई, आप मीडिया हैं, आप सरकार के लिए फैसला कर रहे हैं क्या? ये शब्दों का खेल किसके लिए? अगर कोई बात न कहने से खत्म हो जाती तो क्या हम किसी को मारें और कहें हमने माना ही नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं? ये तो साफ साफ कुटिल तर्क है। कभी बहस घुमा दो, कभी झूठ पकड़ाओ, कभी बात टाल दो, और ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों में। ट्रम्प तो महीनों तक बैकलैश झेल लेता है और यहाँ जापानी नेता 10-20 दिन में ही ऑस्ट्रिच मोड में चले गए। रेत में सिर घुसाकर समझ लिया कि दुनिया अंधी हो गई। कुछ समय पहले मिडल ईस्ट में जो युद्ध विराम के लिए यूरोप ने नारे लगाए थे, आखिर में क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ स्टूडियो में बोलते रह गए। ये भी वही खेल दोबारा। ट्रम्प का फोन जापान के लिए गुंजाइश नहीं था, वो सीधा वार्निंग थी। यूरोप ने शुरू में जापान का साथ दिया, लेकिन जैसे ही माहौल बदलता दिखा उन्होंने तुरंत बयान दे दिया कि हिरोटो ताकेची चीन को प्रोवोक कर रहे हैं। आखिर में रह कौन गया अकेला? जापान एशिया से दूरी बनाकर बातों से बाजी जीतने की कोशिश करते हुए पर मैदान में बिल्कुल अकेला खड़ा। अब जो शांति की बात चल रही है वो असल में मुद्दे को घुमाने और ब्लेम उल्टा डालने वाली चाल है। इरादा साफ है, माफी देने का तो सवाल ही नहीं, उल्टा इतना अकड़ दिखा रहे हैं कि लगता है उबलते पानी में खड़े हों। जब उन्होंने अपना तथाकथित स्टैंड डॉक्यूमेंट 190 से ज्यादा देशों के सामने रख दिया और खुद को पीड़ित दिखाना शुरू कर दिया तो वहीं से साफ हो गया कि अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। असल में जापान कोशिश ये कर रहा है कि हर बात में भारत को घसीटकर खुद को सताए हुए देश की छवि बनाए। कड़वी बात है पर सच, अगर हम चाहें तो सीधे दबाकर रख दें, पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं पड़े। हमारी सीमाएं कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कोई भी आकर छू ले। दूसरे विश्व युद्ध की परछाई हो या अमेरिका का सहारा, इन्हें लगता है सब ढाल बन जाएगा। ये सोच ही गलत है। अमेरिका खुद अपनी हालत संभाल नहीं पा रहा और जब अगली बड़ी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आएगी तब साफ हो जाएगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन वक्त का त्यागा हुआ देश बनेगा। जापान आज भी उसी पुराने भ्रम में जी रहा है जिसमें कभी छोटी ताकत से बड़ा दांव खेलकर पूरे देश
देश का भविष्य दांव पर लगा दिया था। अब हकीकत बदल चुकी है। सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब जापान की सत्ताधारी पार्टी में 3 नेता विपक्ष छोड़कर उसी में शामिल हो गए। जिस राजनीतिक नेता को लेकर इतना विवाद था, उसे अब गिरने का कोई डर नहीं रह गया। वोटों की गिनती देखिए, कुल 465 में से 233 हाथ में। जब सत्ता पक्ष ही डगमगाए तो विरोध कहां से आएगा? और ये 3 लोग तो जैसे खुद ही अपने गले में फंदा डालकर मंच पर चढ़ गए हों। अब वहां के पुराने नेता बेधड़क फैसले ले रहे हैं, जो भी कठोर कदम उठाने हों बिना रोक टोक उठा रहे हैं। अगर जापान इस बार पूरी तरह नहीं बिखरा तो वही नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जमकर बैठ जाएंगे। ये स्थिति दिखने में खराब लगती है, लेकिन पूरी तरह बुरी भी नहीं। जापानी मिलिट्री मानसिकता कई दशकों से अंदर ही अंदर दबी हुई थी। उधर की सेल्फ डिफेंस फोर्स असल में सरकारी नौकरी की तरह चलती है। औसत उम्र 42 साल। नए लोग सिर्फ कुछ साल टिकते हैं। थोड़ा झटका आया कि नौकरी छोड़ दी, इसका मतलब साफ है वहाँ की रक्षा व्यवस्था धीरे धीरे खुद ही खोखली हो रही है। अगर सरकार पूरी तरह एक ही गुट की बन गई तो देश धीरे धीरे अंदर से टूटेगा। इसे रोका नहीं जा सकेगा। इतिहास यही बताता है। वहाँ की राजनीति पूंजीपतियों के इशारे पर चलती है। किसी को देश की परवाह नहीं, बस चुनाव चाहिए। देश डूब गया तो क्या, घर परिवार तो बाहर सुरक्षित रहेंगे। अब एक और दिलचस्प बात, सेल्फ डिफेंस फोर्स में भर्ती भी ज्यादातर स्थानीय ही होती है और पुरानी पारिवारिक लॉबी पूरे सिस्टम पर हावी रहती है। पूंजीवाद की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो लगातार अपना भविष्य गिरवी रखता है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सब चेतावनी देते रहते हैं, खर्च कम करो, कर्ज संभालो, लेकिन जापान का सार्वजनिक कर्ज अब जीडीपी का 2.35 गुना हो चुका है और उस पर अमेरिकी कंपनियां जापान की अर्थव्यवस्था से लगातार लाभ खींच रही हैं। अब जब मौजूदा नेतृत्व आया, जापान की अर्थव्यवस्था सीधा नीचे लुढ़क गई। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एजेंडा बस इतना है कि भारत और अमेरिका आपस में भिड़ जाएं। लेकिन जैसे ही भारत और अमेरिका में दोबारा व्यापार बढ़ा, उनका सारा प्लान उलट गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये वो समय नहीं जब किसी को भड़काकर 2 देशों को लड़ाया जा सके। दुनिया चालाक है, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जापान सोचा रहा था कि माहौल का फायदा उठाकर चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन अमेरिका ने सीधा एक झटका दे दिया और वहीं रोक दिया। हमारे यहाँ संघर्ष रुकने के बाद यूरोप, खासकर जर्मनी और फ्रांस तुरंत कहने लगे कि वो भारत आकर बातचीत करना चाहते हैं। बड़ी शक्तियाँ जब टकराव सहयोग वाला मॉडल अपनाती हैं, तो सामने वाले देशों में थोड़ी समझ तो होनी चाहिए। बिना दिमाग के राजनीति में घुसने से अच्छा है घर बैठकर रोटी खा लें। आखिर लड़ाई लड़ने से पहले पेट भरा होना चाहिए। और जिनकी अर्थव्यवस्था डूब रही हो, वो तो वैसे भी सिर्फ बेवकूफी ही करेंगे। लेकिन कुछ देश पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते। जापान भी उन्हीं में शामिल है। आज भी उन्हें ये उम्मीद है कि अमेरिका उन्हें बचा लेगा। शुरू में सब ठीक लग रहा था, पर एक फोन कॉल आया और ताकेदा चीन नाम हटाकर भारतीय दर्शकों के अनुकूल बदला गया। पूरी तरह घबरा गया। सब जानते हैं कि जापान के कई बड़े कारोबारी घराने अमेरिकी डेमोक्रेट्स से जुड़े रहते हैं। अब जब ट्रंप धीरे धीरे अपने देश में हालात काबू में कर चुके हैं, तो वो पुरानी चालें चलना अब आसान नहीं। ताकेदा ने तो यहाँ तक प्रयास किया कि सैन फ्रांसिस्को शांति समझौते का हवाला देकर अमेरिका को याद दिलाएं कि जापान उनका रणनीतिक पार्टनर है। लेकिन सच्चाई ये है, ये सब अमेरिका और जापान के आपसी नियम हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनकी कोई कीमत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून उकसावे की अनुमति नहीं देता, और अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर पड़ गया तो उसका मतलब है दुनिया बड़े उतार चढ़ाव की तरफ बढ़ रही है। जापान लगातार कोशिश कर रहा है कि ट्रंप उन्हें किसी तरह थोड़ी ताकत दे दें। कोई भरोसा, कोई समर्थन, पर सवाल है अगर अमेरिका ने ऐसा किया और नए साइन हुए सोयाबीन ट्रेड एग्रीमेंट्स टूट गए तो दुनिया की राजनीति कहाँ जाएगी? अगर अमेरिका को वाकई कोई सख्त कदम उठाना हुआ तो वो भी मिड टर्म इलेक्शंस के बाद ही करेगा। इसी वजह से जापान अभी बेहद घबराया हुआ है। लंबा इंतजार, लगातार दबाव, ऐसे में वो कौन सा कदम उठाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इस अंधेरे दौर को कैसे पार करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।